नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास एक बहुत प्रेरणा देने वाली किताब पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। हमारे पास इस किताब का एक कह सकते हैं अध्यायवार खुलासा है, जिसको अरुण तिवारी जी ने कलाम साहब के साथ मिलकर लिखा था। तो आज हमारा इरादा क्या है? असल में हम कोशिश करेंगे कि इस किताब से वो ज्ञान, वो प्रेरणा की बातें निकालें जिन्होंने कलाम साहब को बनाया। उनकी जिंदगी का सफर, मुश्किलें, कामयाबियां, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये तो सपनों की, मेहनत की और हाँ, भरोसे की कहानी है। ये किताब अगर देखें तो मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बटी है: ओरिएंटेशन, क्रिएशन, प्रोपिशिएशन और कंटेम्पलेशन। हर हिस्सा उनके जीवन के एक अलग पड़ाव को दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं ये सफर कैसे शुरू हुआ। पहला हिस्सा है ओरिएंटेशन, मतलब शुरुआत। ये हमें कलाम साहब के बचपन में ले जाता है। रामेश्वरम, उनके पिता जैनुल अब्दीन, जो शायद बहुत पढ़े लिखे नहीं थे पर ज्ञानी थे, आध्यात्मिक थे, और माँ अश्यम्मा, उनकी दयालुता, इन सब का जिक्र है। और दिलचस्प बात यह है कि उनका बचपन एक कह सकते हैं मिले जुले माहौल में बीता। मंदिर, मस्जिद पास पास, अलग अलग धर्मों के लोग साथ रहते थे। शायद यहीं से उनकी सोच बनी। और ये भी है कि पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए उन्होंने अखबार भी बेचे बचपन में। बिल्कुल। और ये जो शुरुआती अनुभव है ना, ये सिर्फ किस्से नहीं है, ये उनके किरदार की, उनके चरित्र की नींव है। पिता की वो सादगी, वो रूहानियत, माँ की वो शफकत, वो सेवा भाव, ये सब उनके अंदर रच बस गया था। और हाँ, वो जो आपने माहौल की बात की, मिलीजुली तहजीब, उसने उनके अंदर एक बहुत ही स्वाभाविक, मतलब एक नेचुरल सेक्युलर सोच पैदा की। वो किसी दायरे में बंधे नहीं। हाँ, सबसे सीखते गए। पिता और माँ के अलावा उनके शिक्षकों का भी बड़ा रोल रहा लगता है। यादुरै सोलोमन, शिव सुब्रमण्य अय्यर, ये नाम आते हैं। बिल्कुल। यादुरै सोलोमन ने तो उन्हें सिखाया कि इच्छा, विश्वास और उम्मीद, इनसे बड़ी कोई ताकत नहीं। और शिव सुब्रमण्य अय्यर, अरे वो थे जिन्होंने उन्हें पहली बार समंदर किनारे बिठाकर पक्षियों को उड़ते दिखाया और समझाया कि उड़ान के पीछे साइंस क्या है। सोचिए जरा, शायद वो पहली चिंगारी वहीं से लगी हो। उन्होंने कलाम में बराबरी, अनुशासन और हाँ, कुछ बड़ा करने की इच्छा जगाई। लेकिन घर के हालात वो शायद उतने अच्छे नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। गरीबी थी, मतलब चुनौतियां थीं, लेकिन पढ़ने की जो लगन थी ना, वो कहीं ज्यादा मजबूत थी। और यहीं उनका वो जज्बा, वो दृढ़ संकल्प दिखता है, जो बाद में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी नजर आया। शुरुआती मुश्किलों ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि शायद उनके इरादों को और मजबूत कर दिया। ये संघर्ष ही शायद उनके काम करने के तरीके की भी वजह बने, मतलब कम साधनों में ज्यादा हासिल करना। तो रामेश्वरम में स्कूल के बाद तिरुचिरापल्ली गए, सेंट जोसेफ कॉलेज, फिजिक्स में डिग्री ली। और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। यहां उनका जो शौक था उड़ने का, साइंस का, वो जुनून बन गया। और यहीं MIT में ही उनकी जिंदगी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आया। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में प्रोजेक्ट था फाइटर एयरक्राफ्ट का डिजाइन। खूब मेहनत की। इसके बाद उन्होंने एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए अप्लाई किया। देहरादून में इंटरव्यू भी हुआ। उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन 8 वैकेंसी थी और उनका नंबर आया 9वां। बस एक रैंक से रह गए। ओहो, ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। पायलट बनने का सपना एकदम टूट गया। हाँ, जाहिर है, बहुत बड़ी मायूसी थी। ऐसा लगा जैसे सब बिखर गया। वो बताते हैं कि वो ऋषिकेश गए, स्वामी शिवानंद से मिले, शायद मन की शांति के लिए। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस नाकामी ने उन्हें रोका नहीं। हाँ, रास्ता जरूर बदल दिया। और शायद इसी वजह से वो विज्ञान और तकनीक के उस रास्ते पर चले जहाँ देश के लिए उनका योगदान कहीं ज्यादा बड़ा साबित हुआ। कभी कभी ऐसा होता है, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। और इसी नए रास्ते से शुरू होता है किताब का दूसरा हिस्सा, क्रिएशन, सृजन का दौर, उनके काम की दुनिया। पहली नौकरी मिली DRDO में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। हाँ, उस वक्त DRDO भी नया नया ही था। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के तौर पर ज्वाइन किया। वहां उन्होंने एक छोटे होवरक्राफ्ट पर काम शुरू किया, नंदी नाम रखा था। लेकिन वो प्रोजेक्ट बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। शायद संसाधन कम थे या दिशा उतनी साफ नहीं थी। कलाम साहब को थोड़ी निराशा भी हुई। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एंट्री हुई ISRO की, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, है ना? बिल्कुल, ये एक मील का पत्थर था।
ये 1960s के आखिर की बात है। भारत अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू कर रहा था। डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे विजनरी उसे लीड कर रहे थे। कलाम साहब को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और वो ISRO टीम का हिस्सा बन गए। सोचिए, उस वक्त भारत के पास न रॉकेट बनाने का खास तजुर्बा था, न सैटेलाइट लॉन्च की तकनीक, सब कुछ लगभग शून्य से शुरू करना था। ये भारत की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा का एक नया सवेरा था और कलाम उसके अहम सिपाही थे। किताब में उन शुरुआती दिनों की चुनौतियों का भी जिक्र है, कैसे कम सुविधाओं में, कभी चर्च की बिल्डिंग में, कभी समुद्र किनारे साइकिल पर रॉकेट के पार्ट्स ले जाते थे। हाँ, वो जुनून ही कहानी है। संसाधन बेहद कम थे, विदेशी मदद लगभग नहीं थी, लेकिन टीम में जोश था, कुछ कर गुजरने का हौसला था। और इसी माहौल में कलाम साहब को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। मतलब एक ऐसी गाड़ी बनानी थी जो भारत के सैटेलाइट को ऑर्बिट तक ले जाए। ये तो जबरदस्त चुनौती रही होगी। और शायद पहला प्रयास सफल नहीं हुआ था। हाँ, पहला प्रयास अगस्त 1979 में वो नाकाम रहा। लॉन्च के कुछ ही मिनट बाद रॉकेट ने नियंत्रण खो दिया और बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। ये पूरी टीम के लिए और खासकर कलाम साहब के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। सालों की मेहनत जैसे बेकार हो गई। लेकिन यहीं पर कलाम की लीडरशिप की एक खास बात सामने आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आगे आए और पूरी जिम्मेदारी ली। कहा, ये मिशन मेरी वजह से नाकाम हुआ, अपनी टीम को बचा लिया। ये तो लीडरशिप का कमाल है, असफलता की जिम्मेदारी लेना। बिल्कुल। और फिर टीम ने हार नहीं मानी, गलतियों से सीखा और महज 1 साल के अंदर 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने फिर उड़ान भरी और इस बार कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। वाह, वो पल तो ऐतिहासिक रहा होगा। भारत ने खुद अपने दम पर सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। यकीनन वो भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक सुनहरा दिन था। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता थी। और इस कामयाबी ने कलाम साहब को एक नेशनल पहचान दी। यहाँ से लीडरशिप के बड़े सबक मिलते हैं। टीम पर भरोसा, नाकामी से सीखना, हौसला बनाए रखना और हाँ, कामयाबी का श्रेय टीम को देना। कलाम साहब ने कहा, ये मेरी टीम की मेहनत है। ये जो सोच है ना, नाकामी मेरी, कामयाबी सबकी, यही शायद उन्हें असाधारण बनाती है। SLV-3 की ये जो कामयाबी थी, इसने न सिर्फ भारत को स्पेस में पहचान दी, बल्कि इसने कलाम साहब के करियर को भी एक नई दिशा दी। अब उनका अनुभव, उनकी लीडरशिप देश की एक और बड़ी जरूरत के लिए चाहिए थी, रक्षा में आत्मनिर्भरता। और यहीं से हम किताब के तीसरे हिस्से में आते हैं, प्रोपेशिएशन। इसका मतलब यहाँ क्या है? समर्पण। हाँ, यहाँ प्रोपेशिएशन का भाव है राष्ट्र के प्रति समर्पण। ये कलाम के जीवन का वो दौर है जहां उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, सारा ज्ञान, अपनी पूरी क्षमता देश की रक्षा को मजबूत करने में लगा दी, जैसे देश के लिए एक यज्ञ कर रहे हों। 1982 में उन्हें वापस DRDO भेजा गया, लेकिन इस बार एक बहुत बड़े, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम का मुखिया बनाकर। आप इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGM-DP की बात कर रही हैं। बिल्कुल, IGM-DP ये भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसका लक्ष्य था भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना। उस वक्त हम मिसाइलों के लिए दूसरों पर निर्भर थे। कभी टेक्नोलॉजी मिलती नहीं थी या बहुत महंगी होती थी। तो IGM-DP का लक्ष्य था अलग अलग तरह की मिसाइलें देश में ही बनाना। कलाम साहब को इस बेहद मुश्किल और स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम का डायरेक्टर बनाया गया। ये सिर्फ मिसाइल बनाने का प्रोग्राम नहीं था, ये भारत की सुरक्षा को भविष्य के लिए तैयार करने का संकल्प था। और इसी प्रोग्राम के तहत वो मिसाइलें बनी जिनके नाम आज घर घर में जाने जाते हैं, पृथ्वी, अग्नि, नाग, आकाश, त्रिशूल। हाँ, हर मिसाइल की अपनी खासियत थी, एक खास जरूरत को पूरा करने के लिए। जैसे पृथ्वी जमीन से जमीन पर कम दूरी के लिए, अग्नि वो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसने भारत को एक नई स्ट्रेटेजिक ताकत दी, नाग टैंक को निशाना बनाने वाली दागों और भूलों मिसाइल, आकाश जमीन से हवा में, त्रिशूल भी वैसी ही पर तेज रिएक्शन वाली। ये सब बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। बजट कम था, दुनिया के कई देशों ने टेक्नोलॉजी देने पर रोक लगा रखी थी, तकनीकी चुनौतियां तो थीं ही। तो फिर इन चुनौतियों से कैसे निपटा गया? कलाम साहब की लीडरशिप ने यहाँ क्या किया? यहीं पर कलाम साहब का मैनेजमेंट स्किल और उनकी लीडरशिप का जादू दिखता है। जी।
उन्होंने देश भर के अलग अलग लैब्स, एकेडमिक संस्थानों, इंडस्ट्री, सबको एक मिशन के लिए जोड़ा, एक टीम बनाया। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों की टीमें बनाई, उन पर भरोसा किया, उन्हें फैसले लेने की आज़ादी दी, और उनकी एक खास बात थी, वो नाकामी को सीखने का हिस्सा मानते थे। अगर कोई टेस्ट फेल होता तो वो टीम का हौसला बढ़ाने पहुंच जाते थे। कहते थे, अगर आप फेल नहीं हो रहे मतलब आप कुछ नया और मुश्किल ट्राई ही नहीं कर रहे। वो जो सरकारी ढर्रा होता है ना, लाल फीताशाही, उससे बचकर काम करने के तरीके निकालते थे। जी। उनकी वो मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड स्टाइल थी, सीधे लैब में जाना, लोगों से बात करना, उनकी मुश्किलें समझना, हल निकालना। और इसी मेहनत और लीडरशिप का नतीजा था कि भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन गया और कलाम साहब बन गए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, ये मिसाइल मैन का खिताब सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, ये उस जज्बे का, उस लीडरशिप का, देश के लिए उस गहरे समर्पण का प्रतीक है जिसने नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। बिल्कुल, इसने दुनिया को दिखाया कि भारत भी हाई एंड रक्षा तकनीक विकसित कर सकता है। तो मिसाइलों की दुनिया के बाद किताब हमें चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ ले जाती है, कॉन्टेम्पलेशन, चिंतन, मनन। ये हिस्सा कलाम साहब के अंदर के इंसान पर, उनके विचारों पर, उनकी आध्यात्मिकता, उनके जीवन के सबकों पर रोशनी डालता है। हाँ, ये हिस्सा दिखाता है कि कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक या इंजीनियर नहीं थे, वो एक गहरे विचारक भी थे। वो ईश्वर में, अल्लाह में गहरा यकीन रखते थे, रोज कुरान पढ़ते थे, लेकिन साथ ही वो भगवत गीता से भी बहुत प्रभावित थे, उसे भी पढ़ते थे। स्वामी विवेकानंद के विचार खासकर युवाओं को जगाने और राष्ट्र निर्माण की बातें उनसे बहुत प्रेरणा लेते थे। उनका ये मानना था कि सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं है, उसके साथ नैतिकता, मानवीय मूल्य भी होने चाहिए। यही उनके दर्शन का, उनकी फिलॉसफी का निचोड़ था, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम। उनका मानना था कि सच्ची तरक्की तभी होगी जब तकनीकी ताकत का इस्तेमाल इंसानों की भलाई के लिए हो, नैतिक उसूलों के साथ हो। इसमें शायद उनके पिता की सोच का भी गहरा असर दिखता है, जिन्होंने सिखाया था कि मुश्किलों का सामना दिमाग की शांति और समझ से करना चाहिए, ना कि गुस्से या डर से। और ये सोच उनके काम करने के तरीके में भी दिखती थी, चाहे वो SLV-3 की नाकामी हो या मिसाइल प्रोग्राम की चुनौतियां। इस हिस्से में उनके कई मशहूर विचार भी हैं जो आज भी लोग दोहराते हैं, प्रेरणा देते हैं। हाँ, जैसे उनका वो कहना, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो, क्योंकि सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये युवाओं के लिए एक आह्वान था कि अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ो, बड़ा सोचो। और उनका ये मानना कि नाकामी कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये बताती है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो कहते थे, फेलियर एडमिटेड इज हाफ सक्सेस। असफलता को मानना आधी सफलता है। और लीडरशिप पर उनकी सोच भी यहाँ साफ होती है ना, नाकामी की जिम्मेदारी खुद लो, कामयाबी का सेहरा टीम को दो। ये बात तो उन्होंने SLV-3 के टाइम करके भी दिखाई थी। बिल्कुल, उनकी पूरी सोच राष्ट्र प्रथम के इर्द गिर्द घूमती थी। उनका मानना था कि भारत को हर क्षेत्र में, खासकर रक्षा और तकनीक में आत्मनिर्भर बनना ही होगा, तभी देश सुरक्षित रहेगा, सम्मानित रहेगा। वो युवाओं को भारत की सबसे बड़ी ताकत मानते थे और अपनी पूरी जिंदगी उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करते रहे। उनका वो विजन 2020, 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना, वो इसी सोच का नतीजा था। किताब मिसाइल प्रोग्राम के बाद के उनके कामों का भी जिक्र करती है, जैसे पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में उनकी भूमिका और फिर राष्ट्रपति बनने तक का सफर। हालांकि किताब राष्ट्रपति बनने से पहले ही खत्म हो जाती है। सही कहा, किताब का अंत उनके जीवन के जो मूल मंत्र थे उन पर जोर देता है। देश की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, निजी जीवन में सादगी, विनम्रता और अपने काम के प्रति पूरी लगन, पूरी ईमानदारी, ये उसूल उनकी पूरी कहानी में एक धागे की तरह पिरोए हुए हैं। तो विंग्स ऑफ फायर ये सिर्फ एक कामयाब वैज्ञानिक की आत्मकथा नहीं है, ये उम्मीद की, कड़ी मेहनत की, कभी हार न मानने वाले जज्बे की और गहरे विश्वास की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे सपने, अगर इरादे नेक हों और मेहनत पक्की हो, तो इंसान को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकते हैं, चाहे शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों ना हो। कलाम साहब की जिंदगी और उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, शायद पहले से भी ज्यादा।
वो हमें एक बहुत अहम सवाल के सामने खड़ा करते हैं आज, जब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से हमारी दुनिया बदल रही है, जब एआई और दूसरी नई ताकतें हर रोज़ सामने आ रही हैं, तब हम नैतिकता को, मानवीय मूल्यों को और शायद आध्यात्मिकता को इसके साथ कैसे जोड़कर रख सकते हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारी तरक्की सिर्फ मशीनी ना हो, बल्कि उसमें इंसानियत भी जिंदा रहे। शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना कलाम साहब के जीवन का सबसे बड़ा, सबसे स्थायी सबक है, जिस पर हम सबको सोचते रहना चाहिए।